आज से हम 11th क्लास स्टार्ट करते हैं और 11th क्लास में सबसे पहला चैप्टर है समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोला जा सकता है सेट्स। क्या बोला जा सकता है? सेट्स बोला जा सकता है। ये 11th क्लास में से का पहला चैप्टर जरूर है, लेकिन इस चैप्टर के बेस पर सेकंड चैप्टर भी आपका इसी बेस पर बनना है। थर्ड चैप्टर में भी इसके कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल सेकंड और थर्ड चैप्टर ही रहेगा, उसके अलावा भी, ठीक है ना, आगे भी अगर हम बढ़ेंगे तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सेट से रिलेटेड दिए जाते हैं, समुच्चय से रिलेटेड दिए जाते हैं। सेकंड चैप्टर तो पूरा प्योर सेट के ऊपर ही निर्भर करेगा, संबंध और फलन बोल सकते हैं हम। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कई सारे चैप्टर ऐसे होते हैं कि उनके जो आंसर होते हैं उसको समुच्चय के रूप में निरूपित करना होता है। तो ये बातें समुच्चय से ही हमें सीखने को मिलेगी, ठीक है ना। समुच्चय होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम समझ लें तो मैंने अगर समुच्चय यहाँ पर लिखा तो इसको देख के हमें क्या फीलिंग आती है? समुच्चय को देख के फीलिंग ऐसी आती है कि जैसे किसी समूह की बात की जा रही होगी। किसकी बात की जा रही होगी? समूह की बात की जा रही होगी, या तो हम बोल सकते हैं कि झुंड की बात की जा रही होगी। बिल्कुल सही है, झुंड, ठीक है। या एक ग्रुप बोल सकते हैं, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो ग्रुप बोल सकते हैं, है ना। या भीड़ बोल सकते हैं, भीड़। मतलब समुच्चय को एग्जैक्ट ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको सुन के हमें कुछ इसी प्रकार की ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें होगी और उन सभी को मिलाकर कुछ समुच्चय की बात यहाँ पर की जा रही होगी। और बात भी ऐसी ही है, ठीक है ना। समुच्चय वास्तव में है क्या? तो इसी का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है। कैसा सुधरा हुआ रूप है? मान लिया जाए कि मेरे पास एक टोकनी में आम रखे हुए, संतरे रखे हुए, ठीक है, संतरे और मौसम्बी, और इसी के साथ में जो सब्जी है गोभी की सब्जी, फूल गोभी रखी हुई है, गोभी और पालक रखी हुई है। देखिए, एक टोकनी के अंदर क्या रखा हुआ है? आम, संतरा, मौसम्बी, गोभी और पालक, अलग अलग चीजें रखी हुई है। तो कामा लगा देंगे हम। कामा से क्या कर देंगे? उसको सेपरेट कर देंगे। भाई आम अलग है, संतरा अलग है, मौसम्बी अलग है, गोभी अलग है, पालक अलग है। मुझे एक बात बताओ कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इस टोकनी के अंदर क्या रखा हुआ है, एक शब्द में आंसर दो। मैं अगर आपसे बोलूं कि इस टोकनी के अंदर क्या रखा हुआ है, तो आप बोलेंगे कि इस टोकनी के अंदर क्या रखा हुआ है? तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर सब्जी रखी हुई है। क्या रखी है? सब्जी रखी है क्या सब्जी? हाँ, गोभी और पालक सब्जी है ना। लेकिन ये तो फल है ना, तो सब्जी बोलना तो उचित नहीं है। अगर मान लिया जाए मैं बोलूं कि इसके अंदर क्या रखे हुए? फल रखे हुए है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इतने फल है और बाकी की गोभी है। अरे ये भी गड़बड़ है भाई। तो फिर क्या बोला जाए? इस टोकनी के अंदर सब्जी और तथा फल रखे हैं। देखिए, मैंने आपसे बोला था कि ये जो टोकनी है, टोकनी के अंदर कुछ चीजें, वस्तुएं रखी हुई है। इन वस्तुओं को परिभाषित कीजिए। क्या करिए? परिभाषित कीजिए कि भैया इसके अंदर क्या है। भाई जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो परिभाषित ही तो हो गया। तो परिभाषित कीजिए। तो आपने क्या किया? परिभाषित करने की कोशिश की, तो आपने सब्जी बोल दिया। तो परिभाषित करना गलत भी तो हो सकता है। परिभाषित, आपने क्या किया? इसको परिभाषित किया। यहां पर भी परिभाषित करने की कोशिश की, तो यहां पर भी क्या किया? परिभाषित किया। लेकिन परिभाषित करने पर इसकी ओरिजिनल मीनिंग, जो इसके कैरेक्टर है, जो इसके गुण है, पूरे गुण को परिभाषित नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि सब्जी अगर बोलेंगे तो इसके अंदर फल भी रखे हैं, अगर फल बोलेंगे तो इसके अंदर सब्जी भी रखी है। दोनों चीजें गलत हो गई। यदि हमने बोला कि भाई इसके अंदर क्या है? सब्जी तथा फल है, तो ये हो गया सही तरीके से परिभाषित। क्या हुआ? सही तरीके से परिभाषित। इस टोकनी के अंदर जो रखा है वो एग्जैक्ट इसकी मीनिंग निकल रही है। मतलब इसके आधार पर आप यहां पर अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जो परिभाषित हुआ, इसी को बोला जाता है सुपरिभाषित। क्या बोला जाता है? सुपरिभाषित। सिंपल सी बात है कि जो इसके कैरेक्टर है, पूरे गुण इसके अंदर आ जाना चाहिए।
ऐसा आपको परिभाषित करना है, उसको बोलेंगे सुपरिभाषित करना है। मतलब समुच्चय की परिभाषा क्लियर निकल के आ गई यहां पर कि हमारे पास कुछ वस्तुएं थी और वस्तुओं का क्या था, समूह था, और इस समूह को सुपरिभाषित किया तो सुपरिभाषित करने पर ही समुच्चय प्राप्त हो गया, सुपरिभाषित करने पर ही समुच्चय प्राप्त हो गया। ठीक है, तो समुच्चय की परिभाषा क्लियर है, पूछी भी जाती है, कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए भी आया हुआ है क्वेश्चन कि समुच्चय कहलाता है वस्तुओं के समूह को परिभाषित करना, वस्तुओं के समूह को सुपरिभाषित करना, और इस प्रकार के कुछ दो चार ऑप्शन यहां पर दे दिए जाते हैं। तो समझ में आ गई बात, सुपरिभाषित करना आवश्यक है। वो समूह हो सकता है, झुंड हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी वस्तुएं अलग अलग प्रकार की यहां पर हो सकती है, लेकिन उसको सुपरिभाषित करना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए मैं और एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, वहां पर या एग्जाम्पल के द्वारा चीजें और स्पष्ट हो जाएगी। मान लिया जाए कि मेरे पास में 2, 4, 6, 8 और 10 कुछ संख्याएं हैं मेरे पास, और संख्याओं को देख के आपके दिमाग में क्या बातें आ रही होगी कि जो यहां पर संख्याएं लिखी है वो कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो आपने परिभाषित किया इसको सम संख्या है। कैसी, सम संख्या है। कुछ बच्चे, अगर मान लिया जाए यहां 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में अगर मैंने पूछा कि भाई ये क्या लिखा है मैंने, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये 2 से विभाजित होने वाली, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं है। क्या है, इससे विभाजित होने वाली संख्या है। कुछ लोगों से मैंने और पूछा तो कुछ लोगों का आंसर आया कि ये धनात्मक सम संख्या है, सम धनात्मक संख्या है। कुछ लोगों ने बोला कि ये जो है सम संख्या है, धनात्मक सम संख्या है। ये क्या है, धनात्मक सम संख्या है, सम संख्या है जो कि क्या है, शून्य से बड़ी और 11 से छोटी है। मुझे एक बात बताइए कि यहां पर अलग अलग बच्चों ने अलग अलग जवाब दिया, सबके जवाब सही है, सबने परिभाषित किया, सबके सवाल जवाब सही है। किसी ने बोला सम संख्या, हाँ है ना सम संख्या। किसी ने बोला कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या, हाँ ये भी बात सही है। सम धनात्मक संख्या, ये भी बात सही है। किसी ने बोला सम संख्या है जो शून्य से बड़ी है तथा 11 से छोटी है, ये भी बात सही है। लेकिन परफेक्ट कौन सी बात है, हमें ऐसी बात को ढूंढना पड़ेगा कि जो इसको पूरी तरीके से परिभाषित करता हो, एग्जैक्ट इसकी मीनिंग निकलता हो। तो देखिए ये जो यहां से लेके यहां तक किया, ये परिभाषित किया है। क्या किया, परिभाषित किया है। और यहां पर किया सुपरिभाषित, बस आई बात समझ में। तो वस्तुओं के समूह को सुपरिभाषित जब करेंगे तो उसी को समूह बोला जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि इसमें क्या गलती है, ये सुपरिभाषित क्यों नहीं है। अरे भाई सम संख्या क्या होती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी सम संख्या की कैटेगरी में आता है, और सम संख्या तो अनंत तक होती है। तो क्या पूरी सम संख्या लिखी है, यहां पर नहीं लिखी है, तो इसलिए ये पूरी तरीके से परिभाषित नहीं है। 2 से विभाजित होने वाली संख्या, ऋणात्मक संख्या भी 2 से विभाजित होती है, धनात्मक संख्या भी 2 से विभाजित होती है, सम संख्या। तो ये भी बात पूरी तरीके से सही नहीं है। सम धनात्मक संख्या तो और आगे तक आती है, 2 से जरूर शुरू होती है लेकिन आगे तक जाती है, अनंत तक जाती है, इसलिए ये भी बात पूरी तरीके से सही नहीं है। ये वाली बात पूरी तरीके से सही है। अब मैं उल्टी बात करता हूं। मान लिया जाए यहां पर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों को बोलूंगा मैं कि अच्छा एक काम करिए, ऐसा बना के बताइए मुझे कि ये क्या है, सम संख्या लिखिए जो शून्य से बड़ी है
और 11 से छोटी है, तो मुझे मालूम है कि सभी का आंसर यही आएगा, सबका आंसर यही आएगा। मैं जब सेंटेंसेस बोलूंगा तो सब उसका अर्थ वही समझेंगे जो एक्चुअल है। तो कहने का मतलब सबके लिए एक जैसी मीनिंग होना चाहिए, इसकी अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर मैं 100 बच्चों को ये बोलूंगा कि सम संख्या लिखिए, कोई ऐसी लिखेगा, कोई 12 तक लिखेगा, कोई 14 तक लिखेगा, कोई जीरो भी डाल देगा इसमें, कोई ऋणात्मक भी संख्या लिखेगा, तो सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, समुच्चय क्या कहलाता है? तो समुच्चय कहलाता है वस्तुओं के समूह को सुपरिभाषित करना। अभी सुनिए, ध्यान देना, सारे नोट्स वगैरह सीक्वेंस में आएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, नोट्स वगैरह मिलेंगे, अभी नोट करने की जरूरत नहीं, अभी केवल कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उसके बाद में नोट्स आएंगे, उसको प्रॉपर तरीके से आप वीडियो को और एक बार प्ले कर लेना और फिर नोट कर लेना। अभी वीडियो को आप कंटिन्यू देख लो, ठीक है। मैं यहाँ पर नोट करने के लिए नहीं रुकूंगा, आप वीडियो को फिर से प्ले करके फिर नोट कर लेना आप इसको, ठीक है। अब देखिए, मान लिया जाए कि मेरे पास में जो अभी समुच्चय बना था वही वाला समुच्चय लिख रहा हूं, 2 4 6 8 10, चलिए 12 तक पहुंचा दिया मैंने। देखिए मेथ से पढ़ रहे हैं हम, तो मेथ में ऐसा नहीं होता, मेथ किसी भी चैप्टर के अपने नियम होते हैं। तो समुच्चय के लिए भी कुछ नियम बनाए गए, समुच्चय के लिए भी कुछ नियम बनाए गए। तो उसके लिए नियम क्या है? मान लिया जाए कि हमारे पास संख्या है या वस्तु ये है या चाहे कुछ भी है, इनको मैंने यहां पर लिख दिया। इनके बीच में सबसे पहला नियम होता है कि क्या करना चाहिए? कामा से सेपरेट करना चाहिए। इनके बीच में क्या लगाना चाहिए? कामा लगाना चाहिए। कामा से क्या होता है? सेपरेट कर दिया जाता है। चलिए, पहला नियम हो गया। इन सारे अवयवों को सर्पाकार कोष्ठक के अंदर बंद कर देना चाहिए। कर दिया? बिल्कुल कर दिया। इसके अंदर जो ये लिखे हुए हैं, इसके अंदर जो ये लिखे हुए हैं, इनको क्या कहा जाएगा? इनको क्या कहा जाएगा? तो इनको बोला जाता है अवयव। क्या बोला जाता है? अवयव या सदस्य। क्या बोला जा सकता है? सदस्य है। भाई ये एक परिवार हो गया, करली ब्रैकेट में अंदर बंद कर दिया, मतलब एक क्या बन गया? एक समुच्चय बन गया, एक परिवार बन गया। और परिवार में क्या होते हैं? अवयव होते हैं, या तो सदस्य बोल सकते हैं हम। मेंबर, इंग्लिश में अगर बोलना है तो मेंबर, मेंबर्स, मेंबर्स या एलिमेंट्स भी बोलते हैं इसको। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब अवयव और मेंबर्स मतलब सदस्य, उल्टा लिख दिया, ठीक है ना। एलिमेंट्स यानी अवयव, सदस्य मतलब मेंबर्स, ठीक है। तो ये दो क्या है? अवयव है, 4 अवयव है, 6 अवयव है, 8 अवयव है, 10 अवयव है, 12 अवयव है, और ये बन जाता है पूरा समुच्चय। इन अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ए बी सी डी ई, और इस प्रकार से छोटे कैरेक्टर के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। भाई ये अवयव मिला के एक ग्रुप बन गया, एक समूह बन गया, एक समुच्चय बन गया। तो इस समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर, चाहे कैपिटल ए से दर्शा दो, चाहे बी से दर्शा दो, चाहे सी से दर्शा दो, चाहे डी से दर्शा दो, कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। क्या क्या बोला मैंने? जो अवयव रहेंगे उसको कामा से सेपरेट कर दिया जाता है, सबको सर्पाकार कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया जाता है, और पूरे को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके अंदर जो सदस्य है या इसको अवयव भी बोला जाता है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर हो गई बात इतनी? इनके अंदर अगर दो या दो से ज्यादा अवयव आते हैं तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समुच्चय है। देखिए भाई, समुच्चय का मतलब क्या है? सुन लो आप फिर से। समुच्चय का मतलब क्या है? सुपरिभाषित। मान लिया जाए कि मेरे पास में बी है, 1 3 5 3 1 7 3 5 5 और 7। देखिए एक समुच्चय है। अब इस समुच्चय में आप देखिए कि एक तो कितने बार आया? 2 बार आ गया, तो उसको एक ही बार लिखो, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है।
3 कितने बार आ गया, 3 टाइम आ गया तो इसको केवल एक ही बार लिखो। 5 कितने बार आ गया, एक बार आया तो इसलिए 5 लिखो। और 7 भी एक बार आया तो 2 बार आया तो उसको एक ही बार लिखो। तो दोनों का अर्थ क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का अर्थ बराबर होगा। सोचने वाली बात है कि बराबर कैसे हुआ भाई, इसके अंदर इतने सारे अवयव है, इसके अंदर इतने सारे अवयव है, इसके अंदर बहुत कम अवयव है, तो दोनों का मान बराबर क्यों हुआ। समुच्चय क्या प्रदर्शित करता है, समुच्चय क्या प्रदर्शित करता है। अगर मान लिया जाए एक उदाहरण कि एक जंगल है और इस जंगल के अंदर 4 शेर रहते हैं, 25 लोमड़ी रहती है, और 100 हिरन रहते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये पता करना है कि इस जंगल में कौन से जानवर है, इस जंगल में कौन से जानवरों का समुच्चय है, ऐसा पता करना है, तो क्या बोलोगे आप, मुझे एक बात बताओ। चलो अभी आप यहां पर क्या सोचोगे कि शेर कितने हैं भाई, 4 शेर है, तो शेर 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 फिर शेर, 4 शेर है तो 4 बार लिखेंगे। लोमड़ी है 25 तो 25 बार लोमड़ी लोमड़ी लिखेंगे। हिरन 100 है तो 100 बार हिरन 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 लिखेंगे। और फिर बताएंगे शेर 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 है, लोमड़ी 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 है, और हिरन 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 100 बार बोलोगे, तो गलत बात हुई ना। हमारा क्वेश्चन क्या था कि इस जंगल के अंदर कौन से जानवर है, इसके अंदर कौन से जानवर सम्मिलित है, तो आप सिंपल बोल दोगे कि भैया शेर है, लोमड़ी है और हिरन है, बस एक में ही काम हो जाएगा। तो सेम यही कारण है कि समुच्चय के अंदर बार बार अगर कोई अवयव आता है तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है, क्योंकि हम तो केवल इतना जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन से किस प्रकार के अवयव है। कितने बार है उससे मतलब नहीं है, कितने प्रकार के अवयव इसके अंदर है, तो यही समुच्चय कहलाता है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। समुच्चय सोचने वाली बात यह है, मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा चैप्टर है। बड़ा का मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल वाला चैप्टर है, बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाला चैप्टर है। इसी चैप्टर के आधार पर संबंध और फलन बनता है, जो कि अगला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, पूरा इसी के आधार पर बनने वाला है। समुच्चय में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार से इसको प्रदर्शित करना होगा। बड़ी समस्याओं को इसके द्वारा हल किया जाता है। बड़ी समस्याओं को इसी चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा कि हमारी दैनिक जीवन की कितनी बड़ी समस्याओं को हम हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया, सबसे पहले जॉर्ज केंटर के पास में ये कॉन्सेप्ट आया। इन्होंने देखा कि कुछ अवयव है, इनको समुच्चय के रूप में निरूपित किया जा सकता है और इसको अलग अलग प्रकार से भी निरूपित किया, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत की है जॉर्ज केंटर ने, ठीक है ना। इसके बाद में जॉन वेन, इन्होंने इसको और अलग तरीके से प्रदर्शित कर दिया, वेन डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया, इन्हीं के नाम पर जॉन वेन। तो जॉन वेन, तो वेन डायग्राम भी बोला जाता है उसको, और जॉन वेन डायग्राम भी बोला जाता है, या वेन यूलर डायग्राम भी बोला जाता है। वेन यूलर पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है ना। तो वेन ने इसकी शुरुआत की थी और यूलर ने इसको डेवलप किया था। जस्ट इन्होंने शुरुआत की थी, और शुरुआत ही तो इंपॉर्टेंट होती है, फिर डेवलप करना तो फिर कई लोग लग जाते हैं उसमें डेवलपमेंट में। तो ये भी बातें हम इसमें पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या काम किया था। और भी बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं, लेकिन हमें केवल इतनी बात याद रहे कि भैया जॉर्ज केंटर ने इसकी शुरुआत की थी और वेन ने इसको डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया था, और उसमें यूलर का भी एक सहयोग है, और भी कई सारे मैथमेटिशियन हैं। तो चलिए हम शुरुआत वाली बात यहां पर कर लिए। अगर यहां पर बोला जाए कि भाई इतनी बातें करने के बाद ओवरऑल इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो सिंपल सी बात है, जितना हमने अभी तक पढ़ा उस आधार पर तो हम परिभाषा बना सकते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। भैया
सुपरिभाषित होना बेहद जरूरी है। जब तक सुपरिभाषित नहीं करेंगे, आपने अगर परिभाषित कर दिया तो आपने देखा कैसा हाल हुआ था कि सब हर बार अलग अलग मीनिंग निकल रही थी। इसलिए सुपरिभाषित करना आवश्यक है। सुपरिभाषित करना मतलब जैसे अगर मैंने बोला कि 10 विश्व के 10 महान बल्लेबाजों के नाम बताइए। मेरे प्रश्न पर ध्यान देना, मैंने क्या बोला? विश्व के 10 महान बल्लेबाजों के नाम बताइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर अगर 10 बच्चे बैठे हैं या 50 बच्चे बैठे हैं, सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। हो सकते कि नहीं? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सब महान का मतलब क्या? महान बल्लेबाज। अरे भाई, महान का अर्थ क्या है? महान को डिफाइन नहीं कर पा रहे हम, इसका ओरिजिनल महत्व नहीं समझ पा रहे कि महान मतलब क्या। जो ज्यादा देर तक टिका रहता है पिच पर, वो महान हुआ क्या? जो कम समय में ज्यादा रन बना लेता है और फटाक से आउट हो जाता है, वो महान हुआ क्या? जो सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाता है, वो महान हुआ क्या? जिसका रन बनाने का एवरेज ज्यादा है, वो महान हुआ क्या? तो सब अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से महान बल्लेबाजों के नाम देंगे तो वो समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय ऐसा होगा कि भाई मैंने एक क्वेश्चन किया, सबके आंसर एक जैसे हैं। तो क्यों आंसर एक जैसे आए? क्यों? क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन क्या है? सुपरिभाषित है, सबके आंसर एक जैसे रहेंगे। ठीक है ना? तो चलिए नोट में आप इसको ये लिख लेना, संग्रह के वस्तुओं को समुच्चय के अवयव या सदस्य कहते हैं तथा इसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है? इन सदस्यों के बीच में अल्प विराम, ये कामा अल्प विराम द्वारा अलग अलग किया जाता है और इसको मंझले कोष्टक के द्वारा बंद कर दिया जाता है। मंझले कोष्टक में आप ये इस प्रकार से ये कोष्टक भी ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है ना? मंझले कोष्टक के द्वारा बंद कर दिया जाता है। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये मेन पॉइंट हो गए। एक पॉइंट और यहां पर लिख सकते कि समुच्चय में कोई भी अवयव एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है? तो ये पॉइंट है हमारे पास में। सबसे पहला पॉइंट, संग्रह के वस्तुओं को समुच्चय के अवयव या सदस्य कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम, इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम, इन सदस्यों को अल्प विराम द्वारा अलग अलग किया जाता है। जैसे मान लिया जाए मेरे पास में 3, 6, 9, 12, 15, 18 है, तो इसको क्या किया? अल्प विराम द्वारा अलग अलग कर दिया। इसको मंझले कोष्टक के द्वारा बंद कर दिया जाता है। चलो कर देता हूं मैं मंझले कोष्टक के द्वारा बंद, ये भी बंद कर दिया। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भाई मेरी इच्छा हुई कि मैं इसको वर्णमाला के द्वारा प्रदर्शित कर देता हूं, तो कैपिटल अक्षर के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, बस हो गई बात। तो मेरे ख्याल से यहां पर आप उदाहरण भी लिख लेना और इतनी बातें नोट कर लो। समुच्चय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है यहां पर दी है, परिभाषा के अंदर ही ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना? हमने पूरा परिभाषित कर दिया इसको। क्लियर? चलिए ठीक है। अब आगे देखिए कि समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियां। सुनिए, समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियां 2 विधियों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। 2 तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है समुच्चय को। एक तो होता है रोस्टर रूप है, या सूचीबद्ध रूप, या इस प्रकार से बोल सकते हैं हम। ठीक है? और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय
निर्माण रूप। तो दो तरीके हैं इसको प्रदर्शित करने के, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। इंग्लिश में इसको रोस्टर, ये जो हिंदी में लिखा है ना, हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है और इंग्लिश में भी लिखा जाता है ऐसा, तो याद रखना ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इंग्लिश वर्ड इतना पॉपुलर है कि हिंदी में भी आपको क्वेश्चन में कई बार ऐसा रोस्टर रूप लिखा जाता है या सूचीबद्ध रूप भी बोला जाता है, ठीक है। और समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म, या तो फिर इसको बोला जाता है गुण अवयव, गुण रूप। जो अवयव का गुण है उस गुण के रूप में लिखा जाता है। तो ये दो नाम इसके भी हम यहां पर बोल सकते हैं। इसको टेबुलर फॉर्म, इंग्लिश में टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। बात क्लियर है ना? बड़ा सिंपल सा काम है कि समुच्चय को अगर प्रदर्शित करना है तो ऐसा करो या तो फिर ऐसा करो। कई बार क्वेश्चन ऐसा दिया जाता तो उसको ऐसा रूप में परिवर्तित करना है, ऐसा दिया जाता तो ऐसे रूप में इसको प्रदर्शित करना होता है, ठीक है। अभी आसान काम है, अभी हम समझेंगे इस बात को। देखिए, सबसे पहले हम रोस्टर या सूचीबद्ध रूप देखेंगे, हम सारणीबद्ध या सूचीबद्ध रूप, एक एक करके बात करते हैं। सुनिए, मान लिया जाए कि मेरे पास में कुछ अवयव है, ए, ई, आई, ओ, यू। आपको मालूम है कि इसको कामा के द्वारा सेपरेट कर दिया जाता है, अल्पविराम के द्वारा सेपरेट कर दिया जाता है, इसको सर्पाकार कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया जाता है और पूरे को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये बन गया समुच्चय। बन गया ना समुच्चय? हाँ, बन गया, समुच्चय बन गया। मुझे एक बात बताओ कि इनको देख के हमें क्या फीलिंग आती है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे स्वर है या नहीं है? हाँ, है ना। तो हमने इसको इस प्रकार से दिखा, यानी कि टेबुलर फॉर्म, यानी कि सारणीबद्ध रूप। कैसा है? सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप। ये क्या है? सारणीबद्ध रूप है। समझ में आई बात? अवयव को क्या किया जाता है? लिख दिया जाता है, उसको कामा से सेपरेट कर दिया जाता है, सर्पाकार कोष्ठक के द्वारा बंद कर दिया जाता है और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा इसको प्रदर्शित कर दिया जाता है। अब इसी बात को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं, समुच्चय निर्माण रूप, तो देखिए कैसे लिखूंगा मैं। ए इज इक्वल टू, सुनिए, ए इज इक्वल टू, जैसा इसको लिखा वैसा ही यहां तक, तो यहां तक सेम है भाई। इसको ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको भी ऐसे ही प्रदर्शित करेंगे। बड़ा सिंपल काम है। कोई भी समुच्चय हो, यहां पर एक से लिख दो। क्या लिख दो? एक से लिख दो और सचदेट लगा दो। एक से इस प्रकार है कि अब एक्स का अर्थ बताना पड़ेगा इसके गुणों के आधार पर। तो हम यहां पर बोलेंगे कि एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे छोटे अक्षर में स्वर है। स्वर है, क्या है? स्वर है ना ये। अरे हो गया, इतनी बात समझ में आई? हमने क्या बोला कि भाई अगर ऐसा भी लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते। हमने बोल दिया कि एक से लगा दो, सचदेट लगा दो और ये इसका गुण लिख दो यहां पर कि भैया इसका गुण कैसा है। बस इतना काम हमें यहां पर करना है। तो आप यहां पर लिख दो, इस विधि द्वारा समुच्चय के समस्त अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर सूची बनाकर लिख दिया जाता है। बस हो गई बात। ये ऐसा, ये वाला है सारणीबद्ध रूप, ठीक है ना। सारणीबद्ध रूप ये वाला है। जैसे उदाहरण के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षरों का समुच्चय बताइए। तो लिख दिया ए, बी, सी, डी। ई से पहले आने वाले तो यही है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को लिखिए, तो स्वर को लिखना है तो ये लिख दिया, है ना। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया हमारे पास में। तो ऐसे प्रदर्शित करना है, बिल्कुल आसान काम है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लेना इसको और ये उदाहरण भी यहाँ पर लिख देना। मैं आपको बता दूं कि जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं
प्रॉपर तरीके से नोट से बनाते जाइए, 100% कवर कर रहे हैं, और हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन, सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स, फार्मूला, डेरिवेशन, सब कुछ यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा है समुच्चय निर्माण या गुण विधि। समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि, नाम क्लियर है ना, गुण। भाई इसका गुण क्या है? तो बड़ा सिंपल सा मामला है कि अगर मान लिया जाए मेरे पास में 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, ये एक समुच्चय है और इसको y के द्वारा प्रदर्शित किया गया, मान लिया जाए y के द्वारा प्रदर्शित किया है। कौन सा रूप है ये? समुच्चय, टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, सारणीबद्ध रूप भी बोला जा सकता है इसको। अब मैं क्या इसको समुच्चय निर्माण रूप में परिवर्तित कर रहा हूं। देखना y इज इक्वल टू, बड़ा आसान सा काम है भाई, y है तो y, इक्वल है तो इक्वल, करली ब्रैकेट चालू हुआ है मतलब मंजिला कोष्टक चालू हुआ है तो मंजिला कोष्टक लगा दिया। सिंपल सा काम, यहां पर छोटा एक से लिख दो, हमेशा छोटा एक से लिख दो, लिख दिया। अब छोटे एक से का गुण बताना है कि इसका गुण क्या है, इसको अवयव के आधार पर गुण बताना है। बताइए जरा इसके कैसा गुण है? सम एक्स क्या है? सम धनात्मक पूर्णांक है क्या? हाँ बिल्कुल है, लेकिन सम धनात्मक पूर्णांक इतने थोड़ी होते हैं, 12 के बाद में 14 भी होता है, 16 भी होता है, 18 भी होता है, और आगे भी अनंत तक जाते हैं भाई। ये पूरा गुण लिख दिया क्या आपने? मैं अगर बोलूंगा कि अच्छा एक काम करो सभी लोग बच्चे, आप सभी लोग सम धनात्मक पूर्णांक लिखो, तो क्या सबके आंसर ऐसे आएंगे क्या? नहीं, कई बच्चे तो 14, 16, 18 और डेज डेज भी लगाएंगे। तो पूरी तरीके से लिखा क्या? नहीं लिखा। तो यहां पर और एक कंडीशन डालना पड़ेगा कि भैया x का मान जो है वो 0 से बड़ा है और 12 या 12 से छोटा है, ऐसा भी आप यहां पर बोलेंगे। अब मैंने आपसे बोला कि भाई सम धनात्मक पूर्णांक लिखिए, सम धनात्मक, सम लगाए मतलब 2 से विभाजित होने वाले, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव ही लेना है पूर्णांक, लेकिन 12 या 12 से छोटे होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा कि जितने भी बच्चे हैं यहां पर सबके आंसर एक जैसे आएंगे, ये दोनों कंडीशन को देखने के बाद में। तो ये वाला हो गया क्या? ये वाला जो हुआ, ये वाला है कौन सा रूप? सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप। और ये वाला जो है ये क्या है? समुच्चय निर्माण रूप है, समुच्चय निर्माण रूप। तो दोनों रूप समझ में आ गई बात। अभी और कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, माना कोई गुण या गुणों का संग्रह है, यदि एक इस गुण को प्रदर्शित करता है या रखता है तो समुच्चय में होगा। इस प्रतीकात्मक रूप से निम्न प्रकार से लिखेंगे, और ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये वाला पॉपुलर तरीका है, ऐसा ही लिखो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। इन्होंने यहां पर बोला है कि क्यू ऑफ एक्स, या इसको ऐसा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको प्रदर्शित करने के अलग अलग तरीके हैं, मैंने यहां पर ऐसा इसलिए लिखा कि कुछ राइटर ऐसा भी लिखते हैं इसको, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा पॉपुलर ये है, ठीक है। बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक समुच्चय है ए इज इक्वल टू, सुनिए, ए इज इक्वल टू एक समुच्चय है और इसके अंदर कुछ अवयव भी है, 4, 8, 16, 12, 16, 20, 24 और 28, 4 से विभाजित होने वाले हैं, जो कि 28 से छोटे हैं और 4 से विभाजित होने वाले धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ कि ये जो 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28 जो लिखा है मैंने, ये है क्या? ये क्या है? तो इस समुच्चय के लिए क्या है? ये अवयव है। ये क्या बोलेंगे? इसको अवयव बोलेंगे।
और सबको जब सर्पाकार कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया तो ये क्या बन गया? समुच्चय बन गया। क्या बन गया? समुच्चय। देखिए सुनिए, अगर मान लिया जाए मैंने 4, 8, 12, 16, 20 और 24 और 28, ये समुच्चय बना क्या? नहीं, ये समुच्चय नहीं बना। अब बना क्या समुच्चय? नहीं, अभी भी नहीं बना। क्यों? अरे भाई, जब तक आप, अब बना क्या? अभी भी नहीं बना। इसको समुच्चय नहीं पढ़ लेना कभी, ठीक है ना। याद रहे कि समुच्चय वही होगा जो अवयवों के बीच में कामा लगा हुआ है, पहली बात, और सबको मंझले कोष्ठक में बंद किया हुआ। मंझला कोष्ठक इसका ब्रांड एम्बेसडर है। मंझला कोष्ठक इसका ब्रांड एम्बेसडर है। जब तक आप मंझला कोष्ठक नहीं लगाएंगे समुच्चय नहीं बोल सकते। ये बात को याद रखना दिमाग में, ठीक है। छोटा कोष्ठक लगा लो, बड़ा कोष्ठक लगा लो, उससे समुच्चय नहीं बनता। समुच्चय हमेशा मंझले कोष्ठक से ही बनेगा। और इसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा प्रदर्शित कर दिया तो ये क्या बन गया? अब बना समुच्चय। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से समुच्चय वाली बात यहां पर स्पष्ट हो चुकी है। मैथ से पढ़ रहा है तो यहां पर गणित की भी लैंग्वेज आएगी। मुझे एक बात बताओ कि 8 इस समुच्चय में है या नहीं है? तो हम यहां पर बोलना पड़ेगा कि 8 समुच्चय ए का अवयव है। अगर मैंने आपसे पूछा कि 8 क्या है तो मुझे ढूंढना पड़ेगा यार 8 कहाँ दिखाई दे रहा, अच्छा इसमें है, तो 8 समुच्चय ए का अवयव है ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए कि 11 बोला तो 11 इसमें है क्या? नहीं है, तो हमें बोलना पड़ेगा कि भैया 11 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, अवयव नहीं है, ऐसा लिखना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा कि अपन मैथ से पढ़ रहे हैं तो इतनी सी छोटी सी बात को इतने बड़े रूप में लिखना ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। तो इसके लिए गणित के नियम बनाए गए और बोला गया कि भैया अगर 8 ए समुच्चय में उपस्थित है, कोई अवयव अगर ए समुच्चय में उपस्थित है तो आप बोल दो 8 इज बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू क्या? बिलोंग्स टू मतलब 8 ए में उपस्थित है, अवयव 8 ए में उपस्थित है। अगर मुझे बोलना है कि भैया 20 ए में है या नहीं है तो बोलेंगे कि 8 में उपस्थित है। मुझे अगर बोलना है कि 11 ए में उपस्थित है क्या, ढूंढो जरा। 20 तो था, 11 इसके अंदर है क्या? नहीं है। तो नहीं है के लिए क्या करो, ये ऐसा कर दो, क्रॉस कर दो। तो इसका अर्थ होगा कि 11 जो है इस समुच्चय का अवयव नहीं है, तो ऐसा बोलेंगे। याद रखना कि इधर की ओर लेफ्ट हैंड साइड में अवयव को लिखा जाता है, अवयव को, और इधर की ओर किसको लिखा जाता है? समुच्चय को लिखा जाता है। ये नियम है और इसी नियम को फॉलो करना है। अगर आपने बोल दिया कि ए इज बिलोंग्स टू 4, 4 ए का अवयव है, गलत। ए इज बिलोंग्स टू 4, अरे ये 4 में है क्या? ये तो पूरा समुच्चय है ना इतना बड़ा, ये 4 के अंदर है क्या? नहीं, पढ़ते तो इधर से जाएंगे ना। ए इज बिलोंग्स टू 4, गलत बात, लिखने का तरीका ही गलत है। पहले अवयव को लिखना है भैया 4, 4 इज बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो हम यहां पर बता सकते हैं, सपोज करें कि मेरे पास में एक समुच्चय और है और वो समुच्चय है 1 3 5 7। आप अगर बोलेंगे कि 3 इज बिलोंग्स टू ए, सही है क्या? गलत, नॉट बिलोंग्स टू। अरे भाई 3 ए के अंदर है क्या? नहीं है। 5 इज बिलोंग्स टू ए है क्या? 5 ए के अंदर है क्या? नहीं है। नहीं है तो ऐसा करो, अगर इस बात को लिखना है तो प्रतीक रूप में ऐसा हम यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। मैं लिखूंगा 7 इज बिलोंग्स टू एक्स, हाँ है क्या? 7 एक समय क्या? तो ढूंढ लो, हाँ है, तो ऐसा हम यहां पर लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू बोलेंगे।
क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सिंपल काम है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, प्रतीक केवल इतने ही नहीं है, और भी प्रतीक है, सिंबल बहुत सारे हैं हमारे पास में, और इन सिंबलों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक गणित में मजा नहीं आएगा। और भी सिंबल है, मैंने तो यहाँ पर कम लिखे हैं, लेकिन और भी सिंबल है, मैं कुछ ज़्यादा सिंबल बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, जब हम समुच्चय को हल करेंगे ना तो वहाँ पर बहुत सारे सिंबल का यूज़ किया जाएगा, इन सिंबलों को समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, एक तरफ से चलते हम। सबसे पहली बात, मुझे एक बात बताओ कि ये क्या है? संख्या पद्धति पढ़ा आपने 9th क्लास में, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में एक वर्ड पढ़ा हमने, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, बताइए नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और n क्या होता है? 1 2 3 4 5, और इस प्रकार से क्या हो जाता है? n हो जाता है। आई बात समझ में? इसको काय के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और n का मान होता है ये 5 6 7 और अनंत तक, गिनती की संख्या प्राकृत संख्या। इसी प्रकार से होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, होल नंबर, ये बातें मालूम होना बेहद जरूरी है, तभी मजा आएगा इस चैप्टर में। होल नंबर क्या होता है? जो गिनती की संख्या होती है उसमें शून्य को शामिल कर दिया जाता भाई, और डेज डेज डेज। ठीक, इसके बाद क्या होता है? जरा याद करो, पुरानी बातों को याद करो। तो आप बोलेंगे कि इंटीजर होता है, इंटीजर्स, हिंदी में भी बोल देता हूं मैं, ये प्राकृत है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या है, और ये पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक, पूर्णांक जो होता है, इंटीजर्स जो होते हैं, उसको i के द्वारा या z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो 0 1 2 3 डेज 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 अनंत तक, और इसी प्रकार से -1 -2 -1 -2 -3 डेज 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 ऋण अनंत तक, और इनको i या z के द्वारा दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो याद रखना, अब समुच्चय में इतनी कहानी नहीं दी जाएगी कि n प्राकृत संख्या है और उसको लिखिए, केवल n लिख दिया जाएगा भैया, n लिख दिया जाएगा तो आप समझ जाओ कि प्राकृत संख्या की बात की जा रही है, w लिख दिया जाएगा तो समझ जाओ पूर्ण संख्याओं की बात की जा रही है, i या z लिख दिया तो समझ जाओ कि पूर्णांक की बात यहाँ पर की जा रही है। और इसी के बाद में क्या होता है? और परिमेय, परिमेय, परिमेय संख्या है, जिसको बोला जाता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और मज़ेदार बात यह है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं, नंबर से लिख देता हूं मैं, रेशनल नंबर से जो होते हैं उसको काय के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? क्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? क्यू के द्वारा। क्यू मतलब इंग्लिश में उसको कोसेंट बोला जाता है। कोसेंट मतलब रेशियो, रेशियो, रेशनल मतलब रेशियो, और रेशो बनता है कोसेंट से, भिन्न के रूप में, और उसीलिए इसको क्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये बातें आपने 9th क्लास में पढ़ी है, ठीक है ना? चलिए, लेकिन नहीं भी पढ़ी तो रिवाइज होना चाहिए। अरे भाई, बड़ा आसान सा काम है, दुनिया की कोई भी संख्या जिसको p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन p और q जो रहेंगे ये क्या रहेंगे? पूर्णांक रहेंगे। क्या रहेंगे? पूर्णांक रहेंगे। ये बात याद रखना बच्चे। रेशनल नंबर जो परिमेय संख्या है उसमें कंफ्यूज होते हैं। ये p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q क्या है? पूर्णांक है। अरे पूर्णांक ये वाले है, ये आपकी जो मर्जी हो वो p के जगह रख दो, कोई भी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, जो मर्जी हो वो रख दो, कोई भी पूर्णांक रख दो यहाँ पर p के जगह।
कोई भी पूर्णांक q के जगह रख दो, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बस सावधानी यही रखना है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और p और q का मान तथा p और q क्या है, एक पूर्णांक है। मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं, पूर्णांक पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि 12th का भी बच्चा कंफ्यूज होता है, इसमें 11th का भी बच्चा कंफ्यूज होता है। काय में, परिमेय संख्या में बच्चा बोलता है कि भाई ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है उसको क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या बोली जाती है। और फिर अपना दिमाग लगाना चालू कर देता है। वो बोलता है कि सर √2/5 p बटे q के रूप में तो लिख दिया मैंने, अब ये परिमेय संख्या क्यों नहीं हुई? होना चाहिए परिमेय संख्या, लेकिन हम बोलते भैया ये परिमेय संख्या नहीं है। तो क्यों नहीं है? p बटे q के रूप में तो लिख दिया इसको, अब क्यों नहीं है परिमेय संख्या? इसलिए नहीं है कि ये पूर्णांक है क्या, ये पूर्णांक है क्या? नहीं, ये तो है पूर्णांक, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। p और q क्या होना चाहिए? केवल पूर्णांक, मतलब ये ऐसे वर्गमूल के अंदर नहीं आना चाहिए, क्यूब रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात याद रहे। ठीक, ये बात यहां पर याद रहे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जिसको बोला जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं। इरेशनल नंबर याद होगा, आपको मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी एक रिवीजन हो रहा है। इरेशनल नंबर्स क्या होता भाई? इसका उल्टा क्या? जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 और p व q क्या है? पूर्णांक है। दोनों की परिभाषा एक ही है। जिसको लिख सकते हैं, एक मतलब जिसको ऐसा लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या हो जाएगी, जिसको ऐसा नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे √3 बटे √5 p बटे q के रूप में नहीं लिखा हमने। क्यों? क्योंकि यहां पर भी पूर्णांक आना चाहिए, यहां पर भी पूर्णांक आना चाहिए, ऐसा। चलिए ठीक है, इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। और इसको जो प्रदर्शित किया जाता है वो कैसे प्रदर्शित किया जाता है? IR के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? IR के द्वारा। अब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है या रियल नंबर्स जिसको बोला जाता है, रियल नंबर्स। इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? R के द्वारा। आप बोलेंगे R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। R का मतलब परिमेय संख्या जो है ना वो भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या है। जितनी भी संख्या लिखी है मैंने, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सारी की सारी संख्या वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या मतलब सारी जितनी भी संख्या लिखी है मैंने, सारी की सारी वास्तविक संख्या है। क्लियर? अगर ये बात नहीं मालूम तो आप नोट कर लेना, और मालूम है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, इसके आगे भी बातें और बढ़ते जाएगी। कैसी? n अगर आपको दिखा तो आप समझ जाना कि 1 2 3 4 5 डेज डेज डेज, ये है n प्राकृत संख्या। जब भी आपने w देखा तो समझ जाना w का मतलब होल नंबर, होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 डेज डेज डेज। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन को हल करेंगे, वहां पर डायरेक्ट w बोल दिया जाएगा, बस w बोल दिया जाएगा। अब तुम समझते रहो भैया, अगर मालूम है तो क्वेश्चन को आगे हल करो, नहीं मालूम तो छोड़ दो। आई ना बात समझ में? तो कितनी छोटी सी बात है, लेकिन आपको w बोला जाएगा बस। एक से इज बिलोंग्स टू w। अब w नहीं मालूम कि होता क्या है। चलिए ठीक है, ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम। इंटीजर्स i बोल दो या z बोल दो, तो ये क्या होता है?
0 1 2 3 4 और ऐसा बढ़ते बढ़ते अनंत तक जाएगा। और इसी प्रकार से -1 -2 -3 और ऐसा इधर भी बढ़ते बढ़ते अनंत तक जाएगा, ऋण अनंत तक। पूर्णांक है ना ये, पूर्णांक, पूर्णांक, पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा है ये। ऐसा 3.5 नहीं होता है पूर्णांक, याद रखना। ये तो 3.5 है, 3.5 है ना, 3 और आधा है, ये पूरा पूरा थोड़ी है, ना तो 3 है ना तो 4 है। ये पूर्णांक नहीं हुआ। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। चलिए, इंपॉर्टेंट बात, I प्लस बोला जाता है भैया, I प्लस, या तो फिर Z प्लस बोला जाता है। इस बात को ध्यान से समझना। पूर्णांक तो है, लेकिन कौन से? प्लस वाले। प्लस वाले कौन से दिखाई दे रहे हैं? ये वाले धनात्मक। अरे इधर तो ऋणात्मक है, 0 तो न्यूट्रल है, 0 न्यूट्रल है, वो न तो धनात्मक में आता है न तो ऋणात्मक में आता है, वो न्यूट्रल है भैया। 0 न तो धनात्मक की कैटेगरी में आता है न तो ऋणात्मक की कैटेगरी में आता है, वो न्यूट्रल है। धनात्मक पूर्णांक, सुनिए, धनात्मक पूर्णांक बोला है तो ये हो जाएगा कौन सा? 1 2 3 4 5 डेज डेज डेज। मतलब धनात्मक पूर्णांक, प्राकृत संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है। जो प्राकृत संख्या है ना, उसी को धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है। क्वेश्चन में आएगा, बोला जाएगा कि x क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक ही नहीं मालूम तो क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा, तो ये याद रहे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम। I माइनस या Z माइनस, ये बोला जाता है ऋणात्मक, यहां से इधर, तो क्या? -1 -2 -3 -4 -5 और डेज डेज डेज, ऋण अनंत तक, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। अब यहां पर और भी पूर्णांक से संबंधित और भी चीजें बोली जाती है। अधनात्मक पूर्णांक, बहुत बढ़िया, अधनात्मक, अधनात्मक पूर्णांक, इस बात को याद रखना, इसका कोई चिन्ह यूज नहीं किया जाता है। अधनात्मक पूर्णांक केवल ऐसा लिख दिया जाता है। अधनात्मक का मतलब, अरे ये धनात्मक वाले छोड़ दो और लगा देगा ना आगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक वालों को छोड़ दो ना, धनात्मक वालों को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा? इधर वाले हो जाएंगे 0 -1 -2 -3 -4 -5 डेज डेज डेज। आ गई बात समझ में? अऋणात्मक, अऋणात्मक, अऋणात्मक पूर्णांक। मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं कि जिससे क्वेश्चन अटके नहीं। इन बातों को याद रखना, ठीक है? अटके नहीं, क्वेश्चन अटकेगा नहीं। जैसे ही अऋणात्मक पूर्णांक बोला तो समझ जाओ भैया कि इसमें से ऋणात्मक को हटा दो, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। जो पूर्ण संख्या है ना, जो पूर्ण संख्या है ना, इसी को अऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है। ये मैं दूसरे कलर से लिख भी देता हूं तो आपको भी याद रहेगा। जो पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या को ही अऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है। और जो प्राकृत संख्या है, उसी प्राकृत संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है। तो आप सोचेंगे कि जब प्राकृत संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक बोल रहे हैं तो फिर सीधा सीधा क्वेश्चन में लिखने में क्या तकलीफ होती है भाई? कंफ्यूज क्यों करते जबरन? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का काम है बच्चे को कंफ्यूज करना ना। बच्चे को सारी चीजें मालूम होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक मतलब ये होता है, उसी को प्राकृत संख्या भी बोला जाता है, और ऋणात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है उसी को पूर्ण संख्या भी बोला जाता है। तो इतनी बातें आप नोट कर लो। इसके बाद में Q जो होता है, ये धनात्मक भी पूछा जाता है, ऋणात्मक भी पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, अब वो तो कई सारी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, इसलिए मैंने लिख रहा हूं परिमेय संख्या, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता ना। P का मान और Q का मान दोनों धनात्मक रखो, चाहे तो दोनों का ऋणात्मक रखो। भाई दोनों का मान ऋणात्मक रखेंगे तो ऋण 3/5,
तो ये धनात्मक है, तो मिलेगा कि नहीं आपको। तो कहने का मतलब जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन पूरे का मान कितना होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, उसको धनात्मक पूर्णांक ये Q प्लस से प्रदर्शित किया जाता है। Q माइनस मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। और इसी प्रकार से R प्लस मतलब वास्तविक संख्या, लेकिन कौन सी, धनात्मक। और इसी प्रकार से R माइनस भी बोला जाता है, R माइनस। ठीक है, क्या बच गया, आप कौन सा चिन्ह बच गया, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में आपसे ऋणात्मक धनात्मक की बात नहीं की जाती है, ठीक है ना, उसमें नहीं बोला जाता। बस केवल इतने चिन्ह आपको याद रखना है संख्या पद्धति के आधार पर, और चिन्ह के आधार पर ये संख्या है आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जैसे ही धनात्मक पूर्णांक बोला तो नेगेटिव लिखना है और साथ में जीरो भी आएगा। बस ये बात याद रखो, ठीक है, ये बात मालूम रहेगी तो फटाफट क्वेश्चन बनने वाले हैं फिर। ठीक, ओके। अब देखिए इसके अलावा और भी चिन्ह है, इसको आप नोट कर लेना पूरी बातों को, ठीक है। हमने यहां पर ये पहले ही समझ चुके हैं। ये अधिकल्पित संख्या को प्रदर्शित करता है, सी। सुनिए, सी मतलब अधिकल्पित संख्या, सी यानी कि अधिकल्पित संख्या। अब अधिकल्पित संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो ये बातें आपको एक चैप्टर मिलेगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो अभी इसकी बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चैप्टर है अधिकल्पित संख्या, वहाँ पर आपको इसको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आप तो केवल ये याद रखो कि जो वास्तविक संख्या नहीं है वो अधिकल्पित संख्या होगी, तो उसको सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ। और ये वाले दो चिन्ह आल और एवरी, ठीक है, ये वाले दो चिन्हों को समझो। ये क्या होगा, प्रत्येक के लिए, और ये होता है सभी के लिए। विद्यमान है के लिए भी किया जाता है, लेकिन सभी के लिए भी किया जाता है, प्रत्येक के लिए किया जाता है। अब सोचेंगे कि यार दोनों का अर्थ तो एक ही है। प्रत्येक मतलब यहां पर एक एक अवयव की बात की जाती है, और सभी के लिए मतलब पूरे एक साथ की बात की जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे दो चिन्ह है, इसका उपयोग जब करेंगे तब उस समय में मैं बता दूंगा और भी ज्यादा डिटेल में। ए वाला जो है ना और ये वाला, इसका उपयोग, दोनों का उपयोग खूब किया होगा आपने, ये दोनों का उपयोग खूब किया होगा। कब किया, मैथ्स की स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए इसका भी उपयोग किया होगा, इसका भी उपयोग किया होगा। 10th क्लास में इसका तो किया होगा उपयोग, इसका कम किया होगा, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है ये देख लो आप, अर्थ समझिए इसका। इसका अर्थ है यदि, तो, या तो, तब, ऐसा। और इसका अर्थ होता है ये वाली लाइन, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि। अब बोलेंगे कि ये क्या बात हो गई है, बड़ी अजीब सा अर्थ दिखाई दे रहा है। ये यहां पर एक लाइन होती है, देखना इसका अर्थ क्या होता है। यदि आज बारिश होगी, यदि आज बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ध्यान से समझना, यदि आज बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यदि, तो, यदि पहला कथन देखिए, यदि और यहां पर एक कथन लिखा जाता है, तब या तो फिर दूसरा कथन लिखा जाता है। देखिए आज बारिश होगी पहला कथन है, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा ये दूसरा कथन है। स्कूल कब जाएगा, बारिश नहीं होगी तो। स्कूल कब नहीं जाएगा, बारिश होगी तो। मतलब स्कूल का जाना
स्कूल का जाना उसका निर्भर करेगा बारिश के ऊपर। कहने का मतलब इसका, इस कथन का, ये पूरा अगर मैं इसको पूरे कथन को अगर बोलूं, इस पूरे कथन को बोलूं, तो इसमें हीरो कौन है? बारिश। ये हीरो है। स्कूल जाना या नहीं जाना वो हीरो नहीं है भैया। वो स्कूल जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा इस पर। ठीक है, अब देखना, स्कूल जाऊंगा, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि बारिश नहीं होगी। देखिए इसमें हीरो कौन है? यदि और केवल यदि जो है ना, यदि और केवल यदि, सुनिए, यदि और केवल यदि जो है ना, ये वाला, यदि और केवल यदि, ये वाला, ये है। इसका अर्थ क्या है? ये वाला है, ये लिखा हुआ है। इसमें हीरो कौन है? बाद वाला कथन हीरो है। बाद वाला कथन हीरो है। भैया मैं स्कूल जाऊंगा यदि और केवल यदि बारिश नहीं होगी। हीरो ये है। यहां पर हीरो कौन था? पहले वाला कथन। मुख्य कथन कौन सा है? पहले वाला कथन है। और यहां पर मुख्य कथन कौन सा होता है? बाद वाला कथन होता है। तो दोनों के मीनिंग में अर्थ होता है। इसमें जो होता है, पहले वाले कथन पर जोर दिया जाता है, और ऐसा जब चिन्ह लगाया जाता है वो बाद वाले कथन पर जोर दिया जाता है। तो ये बातों को याद रखो, और जब हम इसका उपयोग करेंगे तब और बातें बड़ी स्पष्ट तरीके से होगी। ठीक है ना? वो सिचुएशन के हिसाब से और बातें वहां पर समझ में आएगी। अभी तो केवल इतनी बात याद रखो कि भैया ऐसा चिन्ह लगाया, इसका मतलब हीरो पहले वाला है, पहले वाला सेंटेंस है, ये वाला हीरो है। और ऐसा चिन्ह लगाया तो इसका मतलब जो बाद में लिखते हैं, इधर कथन लिखते हैं, वो वाला हीरो है। तो इसको शॉर्ट में IFF, इफ एंड ओनली इफ, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिखा जाता है, IFF, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है ना? तो अपने ये सिंबल यहाँ पर हो चुके हैं। इतने सिंबल को आपको याद रखना है। और इस आधार पर देखिए, हमने समुच्चय पढ़ने से पहले, यानी समुच्चय पढ़ते पढ़ते ही और कहीं जंप कर दिए, और ये वाली बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है ना? चिन्ह। ठीक है, यहाँ से क्लासेस रेगुलर चलेगी। ठीक है ना? रेगुलर चलेगी, पूरा 0 लेवल से पढ़ेंगे हम, और हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हमारा टारगेट ये है कि अक्टूबर नवंबर के पहले पूरा कंप्लीट सिलेबस मैथ्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद में फिर हम रिवीजन करेंगे। यहाँ पर हम MCQ भी करेंगे। MCQ 2 लेवल के करेंगे, एक बोर्ड के लेवल के और एक कंपटीशन के लेवल के। ठीक है ना? और जो कंपटीशन के लेवल के जो MCQ करेंगे, उसमें आपका CUET, देख सुनिए, CUET के नाम बारे में सुना है आपने? CUET के बारे में, इसका क्या है, पिछले साल से एक एग्जाम चालू हुआ है, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब ये क्या होता है, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है उसके लिए एक एग्जाम होता है। ठीक है ना? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे DU बोल सकते हैं हम, JNU बोल सकते हैं। तो जो भी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें जो एडमिशन होंगे वो अब CUET के ही थ्रू होंगे। हाँ, फिर उसके बाद में IIT जी की बात करें तो इस एग्जाम को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर NDA हो गया, NDA का लेवल और CUET का लेवल एक ही होता है, लगभग लेवल जो होता है इसका एक ही होता है। तो अपन इनको भी कवर करने की कोशिश करें। बस सिलेबस तो एक ही है, वह आपका जो बोर्ड का सिलेबस है वही का वही है, बस क्वेश्चन को जो ट्विस्ट किया जाता है ना वही चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा हम लेवल बढ़ा के MCQ करेंगे तो आपका यहाँ पर कवर होते हुए चलेगा। ठीक है ना? तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, लाइव क्लास में। लेवल के अकॉर्डिंग अब रेगुलर क्लासेस चलेगी। अब स्टार्ट हो चुका अपना सिलेबस। ठीक है ना?
है।